आज हम एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है अपूर्व अनुभव। देखो, जैसे कि आपको शीर्षक से पता चल रहा हो, इसमें लेखिका ने अपने अनुभव के बारे में, मतलब ऐसा अनुभव जो उसने कभी भी नहीं किया होगा, उसके बारे में आपसे बताने जा रही हैं। ठीक है, ये एक जापानी संस्करण है। लेखिका कहाँ की है? जापान की है। इस देश को जापानी संस्मरण का नाम दिया गया है। संस्मरण मतलब क्या होता है? जो आपकी जो मेमोरी होती है, ओल्ड मेमोरी, ओल्ड जो यादें होती है ना, उसको ही संस्मरण कहते हैं। तो यह भी क्या है? एक हिंदी की विधा है। जैसे कोई डायरी लिखता है, कोई कहानी लिखता है, कोई नाटक लिखता है, इसी तरह कोई अपने संस्मरण लिखता है, मतलब अपने बचपन की यादों को अगर आपके सामने रखता है तो उसे क्या बोलते हैं? संस्मरण कहते हैं, है ना। तो ये पाठ भी एक संस्मरण ही है। ठीक है। अब इससे पहले कि हम ये पाठ पढ़ने जाएं, मैं आपको इस पाठ के बारे में और इसके लेखिका के बारे में तो आपको कुछ बताना चाहूँगी। ठीक है। तो जो इस पाठ में जो पात्र है तोतो-चान, तो वो क्या है बेटा? वो जब जो लेखिका है त्सुको कुरियानगी, जिन्होंने अपूर्व अनुभव शीर्षक पाठ को लिखा है, उनके ही बचपन का नाम है। ठीक है। इस पाठ की लेखिका का क्या नाम है? त्सुको कुरियानगी। उनके ही बचपन का नाम है तोत्यो-चान। या आप ऐसे कह सकते हो कि त्सुको कुरियानगी का निकनेम तोत्यो-चान है। अगर आपको घर में कोई प्यार से छोटा नाम बुलाए, सोनू, लाडू, कुछ भी, तो वो आपका क्या हो गया? निकनेम हो गया। वैसे जैसे आप स्कूल में जो नाम होता है वो आपका ऑफिशियल नेम होता है ना। तो जो इस पाठ की जो लेखिका है त्सुको कुरियानगी, ये उनका ही निकनेम है तोत्यो-चान। ठीक है। यह पाठ लेखन की संस्मरण विद्या को दर्शाता है। ठीक है, मतलब हम लोग किसी के यादों के बारे में पढ़ रहे हैं। पाठ में लेखिका ने अपने ही बचपन को दिखाया है। प्रस्तुत संस्मरण उनकी पुस्तक तात्यो-चान ए लिटिल गर्ल एट द विंडो से लिया गया है। तो आप जो पाठ पढ़ने जा रहे हो वो एक पुस्तक का एक पार्ट है ना, जिसका नाम क्या है? तात्यो-चान अ लिटिल गर्ल एट द विंडोज। और अपनी इस पुस्तक में उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने अनोखे स्कूल और बचपन के दिनों के बारे में बताया है। उनके स्कूल का नाम था टोमो एलिमेंट्री स्कूल या टोमो प्राथमिक विद्यालय। क्या नाम था बेटा लेखिका के स्कूल का? टोमो एलिमेंट्री स्कूल, या आप हिंदी में क्या बोलोगे? टोमो प्राथमिक विद्यालय। और ये बेटा बहुत ही अलग सा विद्यालय था, जहाँ पर बच्चों को क्या होता था? स्कूल में बुकिश नॉलेज, किताबी नॉलेज नहीं दिया जाता था। वहाँ पे क्या करते थे? बच्चों को प्रकृति के साथ जोड़कर शिक्षाएं दी जाती थी। आपको पता है हमारे भारतीय सभ्यता, जो पुरानी सभ्यता है, उसमें भी बच्चों को गुरु के आश्रम में जाकर वृक्ष के नीचे गुरु बैठते थे, बच्चे नीचे बैठते थे और शिक्षा ग्रहण करते थे। ऐसा ही कुछ इस पाठ में लेखिका के साथ भी हुआ है। उन्होंने अपने ऐसे ही पढ़ाई के बारे में बताई है। क्या है कि पढ़ाई क्या होता था कि लेखिका बताती है कि उनका पढ़ाई किसी क्लासरूम में ना होकर रेल के पुराने डब्बों में होता था। और क्या होता है कि शिक्षा देने के बड़े ही अनूठे तरीके का इस्तेमाल होता था उनके स्कूल में। ठीक है। जैसे देखो, मान लो अगर बच्चों को ऑर्केस्ट्रा के बारे में बताना हो, तो बच्चों को क्या करते थे? शिक्षक नदी के किनारे ले जाते थे और नदी के तरंगों को ध्वनि तरंगों के साथ जोड़कर यह बताया जाता था कि ऑर्केस्ट्रा में तरह तरह की आवाज़ें कैसे निकाली जाती है। क्या होता था कि अब चलो पहले मैं अब आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। इस कहानी में स्टार्ट करते हैं। देखो, उस समय क्या होता था, लेखिका बताती हैं कि बच्चों को क्या करते थे कि एक एक पेड़ दे दिया जाता था, जिसको वो अपनी संपत्ति मानते थे, जिस पर जब चाहे वो चढ़ते थे और जब चाहे तो उतरते थे। इनके अलावा बच्चे जो विषय पढ़ते थे ना, वो भी उनके मनपसंद इच्छाओं के अनुसार ही पढ़ाए जाते थे। इसलिए लेखिका ने अपने स्कूल को अनोखा स्कूल बताया है। और उनके इस अनोखे स्कूल के अध्यापक, जिसका नाम था शशांक कोवियानी, के ने स्थापित किया था। ठीक है। तो किसने स्थापित किया था? शशांकु कोवियानी ने। उनका ये जो पाठशाला था लेखिका का, उनके ही एक अध्यापक शशांकु कोवियानी के द्वारा स्थापित किया गया था।
लेकिन क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था ना, तो अमेरिका ने क्या किया था, इस स्कूल को नष्ट कर दिया था। या आप ऐसे कहो कि बमबारी में ये स्कूल क्या हुआ था, नष्ट हो गया था। यह स्कूल तात्यो-चान ए लिटिल गर्ल जापान की बेस्ट सेलिंग किताब थी। मतलब वो जो उन्होंने लिखा था ना ये बुक, वो बेस्ट सेलिंग किताब थी, बहुत ज़्यादा बिकने वाली थी। और ये पुस्तक अब तक 30 से अधिक देशों में प्रकाशित हो चुकी है। मतलब सोचो कि कितना प्रसिद्ध पुस्तक है जिसको इतने सारे देशों में पसंद किया गया। और इसी किताब से आप जो ये लेसन पढ़ रहे हो ना, वो लिया गया है। ठीक है, अब हम लोग अपनी इस बुक के कहानी पर आते हैं। आपको समझ में आया ना अभी तक मैंने जो लेखिका के बारे में, इस पाठ के बारे में बताया। अब हम लोग इस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तात्यो-चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया था। इस दिन उसे यासुकी-चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तात्यो-चान के माता पिता को था, न ही यासुकी-चान के। उसने यासुकी-चान को अपने पैर पर चढ़ने का न्योता दिया था। तो देखो इसमें क्या बताया जा रहा है कि सभागार में जो शिविर लगता ना, उसके 2 दिन बाद तात्यो-चान को क्या करना था, एक साहस का काम करना था कि उसको यासुकी-चान से मिलना था। अब यासुकी-चान से क्या मिलना था, क्यों मिलना था, ये हम लोग आगे पता चलेगा। लेकिन एक बात जान लो कि तात्यो-चान और यासुकी-चान दोनों ने अपने माता पिता को नहीं बताया था कि क्या तात्यो-चान ने यासुकी-चान को अपने पैर पर चढ़ने का न्योता दिया था। आपको बताया ना मैंने कि उस समय में हर एक बच्चों को क्या होता था, एक एक पेड़ दिया जाता था जो उसकी ही संपत्ति मानी जाती थी। और जब चाहे वो अपने पैर पर चढ़ सकते थे, जब वे चाहे अपने पैर से उतर सकते थे। तो तात्यो-चान को जो पेड़ मिला था उस पर चढ़ने के लिए यासुकी-चान को उसने न्योता दिया था। लेकिन दोनों ने अपने माता पिता से ये बात छिपाई थी। मतलब अभी आपको इसमें 2 पात्र मिले, एक तो तात्यो-चान जो कि लेखिका है, और दूसरा यासुकी-चान। तोमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तात्यो-चान का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सी जाने वाली सड़क के पास था। बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ने जाओ तो पैर फिसल जाते थे, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की ऊंचाई पर एक 2 शिखा तक पहुंचा जा सकता था। बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी। तात्यो-चान अक्सर खाने की छुट्टी के समय या विद्यालय के बाद ऊपर चढ़ी मिलती। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलने वाले लोगों को देखा करती थी। ठीक है, तो देखो ये जो आपका तोमोए, इसमें किसके बारे में बताया गया, तोमोए क्या था कि लेखिका के स्कूल का नाम क्या था, तोमोए था। ठीक है, तो उस समय क्या होता था कि तोमोए में हर एक बच्चा को बाग का क्या होता था, एक एक पेड़ दे दिया जाता था। और क्या होता था कि अपने खुद के पेड़ चढ़ने का पेड़ मानते थे, जिस पर वो जब मन चाहे चढ़ सकते थे, जब मन चाहे उतर सकते थे। तो जो तात्यो-चान का जो हिस्से में जो पेड़ आया था ना, वो मैदान के बाहरी हिस्से में थी, जो कि कुहोनबुत्सी वाले सड़क के पास था। बहुत बड़ा सा पेड़ था, उस पर चढ़ने जाओ तो पैर क्या होता था, बार बार फिसल जाता था। लेकिन अगर आप ठीक से अगर चढ़ने जाओ तो ज़मीन से कितने फीट की ऊंचाई पे था, 6 फीट की ऊंचाई पर एक 2 शिखा तक पहुंचा जा सकता था। 2 शिखा मतलब आप बोलो ये 2 डालियों वाली शाखाओं तक, या एक मोटी डाली पर पहुंचा जा सकता था। मतलब अगर आप पेड़ पर चढ़कर बैठना चाहो तो कम से कम आपको 6 फीट की ऊंचाई क्या करना था, पार करना पड़ता था, तभी आप क्या करोगे कि उस पेड़ पर बैठ पाओगे, ऐसा था। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि जो तोमोए था वो क्या था, लेखिका का स्कूल का नाम था तोमयो एलिमेंट्री स्कूल या तोमोए प्राथमिक विद्यालय। वहीं के बाद में क्या होता था कि हर एक बच्चों को एक एक पेड़ दे दिया जाता था। तो आपको अभी मैंने बताया कि तात्यो-चान का जो पेड़ था वो मैदान के बाहरी हिस्से में था। वो किस सड़क के पास था, कुहोनबुत्सी। ठीक है, द्विशाखा का अर्थ होता मोटी डाली या 2 डालियों वाली तक शाखाएं। और क्या कि अगर आप वहाँ तक पहुँच जाओ ना तो फिर एकदम झूले जैसी आरामदेह जगह था। तो तात्यो-चान क्या होता था, अक्सर खाने की छुट्टी के समय, जैसे आप लोग का कैसे रिसेस या लंच ब्रेक होता है ना, तो क्या करते थे कि जाकर उस पर चढ़कर बैठ जाती थी।
और या फिर विद्यालय उसका जब ख़त्म हो जाता था, रिलीज़ हो जाते थे जब वो स्कूल से, तो भी क्या होता था कि वहीं ऊपर चढ़कर बैठी वो मिलती थी। क्या करती थी वो, वहाँ बैठकर सामने दूर तक ऊपर आकाश को या फिर सड़क नीचे जो सड़क पर आने जाने वाले लोग होते हैं ना, उन्हें देखा करती थी। बच्चे अपने अपने पैर को निजी संपत्ति मानते थे। किसी दूसरे के पैर पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए, क्या मैं अंदर आ जाऊँ, पूछना पड़ता था। जैसे आप किसी के घर में जाते हो तो पूछते हो ना कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ। इसी तरह क्या होता था, उस समय के जो पैर होते थे ना, बच्चों के अपने अपने निजी संपत्ति होते थे। कोई एक दूसरा बच्चा अगर किसी दूसरे बच्चे के पैर पर अगर उन्हें चढ़ना हो ना, तो पूरी शिष्टता से मतलब अच्छे आचरण के साथ क्या होता था, उन्हें पूछना पड़ता था कि क्या मैं अंदर आ जाऊँ, ऐसा। अब देखो, यासुकी चान, जिसको कि तोत्यो चैन ने अपने पैर पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था, उसको देखो क्यों उन्होंने माता पिता से छिपाया था ये बात। यासुकी चान को पोलियो था, इसलिए वह ना तो किसी पैर पर चढ़ पाता था और ना किसी पैर को निजी संपत्ति मानता था। अतः तोत्यो चान ने उसे अपने पैर पर आमंत्रित किया था, पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं, क्योंकि अगर बड़े सुनते तो जरूर डांटते। आई ना बात समझ में। अब क्योंकि यासुकी चान को क्या था, पोलियो था, तो ना तो वो क्या होता था कि वो किसी पेड़ पर नहीं चढ़ सकता था, है ना। इसलिए वो किसी पेड़ को अपना क्या होता था कि अपनी संपत्ति नहीं समझता था, ना ही कभी पेड़ पर चढ़ना चाहता था। और इसलिए उन्होंने क्या हुआ कि किसी किसी ये बात नहीं की, क्योंकि अगर बड़े सुन लेते कि पेड़ पर चढ़ने जा रहा हो तो उसे पोलियो, वो गिर जाएगा, तो उसे डांट देते। इसलिए क्या किया कि बड़े ने अपने माता पिता से उन लोगों ने यह बात छिपाई थी। घर से निकलते समय तोत्यो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनिन चोफू जा रही है। चूँकि वह झूठ बोल रही थी, इसलिए माँ की आंखों में नहीं झाँका। वह अपनी नज़र जूते के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तोत्यो चान से नहीं रहा गया। अब क्या हुआ कि घर से जब तोत्यो चान निकल रही थी तो उसने अपनी माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेन चोफू जा रही है। अब क्योंकि वो तो झूठ बोल रही थी, वो तो उसे अपने पैर पर बैठने के लिए आमंत्रित किया था उसने, इसलिए वो उसको बैठाने जा रही थी। अब क्या हुआ, कोई झूठ बोल रही थी, इसलिए अपने माँ को आंखों में नहीं झाँक रही थी, क्योंकि माँ से तो कोई बात नहीं छिप सकता। अगर अपनी माँ से आप झूठ बोलोगे तो पकड़ लेंगी, इसलिए वो नज़र मिलाकर नहीं बोल रही थी। उस क्या कि अपने नज़र मतलब कि जूते के फीते पे गिराने का मतलब शूज़ के लेस बांधते बांधते उसने अपनी माँ से कहा, ताकि उसकी माँ से उसकी आंखें ना मिले। रॉकी पीछे पीछे स्टेशन तक आया। रॉकी क्या है कि वो तोत्यो चान का एक कुत्ते का नाम था, जो भूरे रंग का था। तो लेकिन उसे रहा नहीं गया, क्योंकि स्टेशन तक रॉकी उसके पीछे पीछे आया था, तो उसने उसे बता दिया सच बात। तोत्यो चान ने अपने कुत्ते से बता दिया, मैं यासुकी चान को अपने पैर पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। ठीक है। तोत्यो चान विद्यालय पहुंची। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मियों की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था। क्या हुआ कि जब उसने अपने यासुकी चान को पैर पर चढ़ने का न्योता दिया था, उस समय स्कूल में क्या थी कि गर्मियों की छुट्टी थी। इस कारण क्या हुआ कि चारों तरफ एकदम शांति फैली हुई थी। अब मान लो स्कूल में बच्चे ना हो तो शांति होगी ना चारों तरफ। जब आप स्कूल में आते हो, पढ़ाई का कार्यक्रम चलता रहता, तभी ना चारों तरफ चहल पहल बनी रहती है बेटा। यासुकी चान उससे केवल एक ही वर्ष बड़ा था, पर तोत्यो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था। अब देखो, यासुकी चान क्या था, तोत्यो चान से सिर्फ एक ही साल का बड़ा था, लेकिन तोत्यो चान को ऐसा लगता कि वो उससे बहुत बड़ा है। जैसे ही यासुकी चान ने तोत्यो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ में अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोत्यो चान उत्तेजित थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को पता ना था। तोत्यो चान उल्लास में ठिठियाकर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। अब देखो क्या हुआ कि यासुकी चान ने जैसे तोत्यो चान को देखा ना, तो क्योंकि उसके पैर में तो पोलियो मारा था, तो पैर घसीटता हुआ क्या हुआ, उसके आगे बढ़ा। और क्या हुआ कि अपनी चाल को स्थिर करने के लिए उसे क्या हुआ कि अपने हाथ को दोनों पैरों के तरफ क्या किए थे, फैला दिया था। तोत्यो चान उत्तेजित थे, मतलब बहुत एक्साइटेड थी, है ना, क्योंकि आज जो कुछ नया करने वाली थी ना, जिसका भेद तो किसी को नहीं पता था। तोत्यो चान बहुत उल्लास में छिटियाकर हंसने लगी, मतलब एक्साइटेड होकर बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। यासुकी चान भी उसे देखकर हंसने लगा।
तृतीय चांद यासुकी चांद को अपने पैर की ओर ले गई। उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। जैसा उसने रात को तय कर लिया था, वहाँ से एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे कि वह दो शिखा तक पहुँच जाए। वह फुर्ती से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। देखो अब क्या हुआ कि तृतीय चांद ने क्या किया, उसने मन में पहले ही प्लानिंग कर लिया था कि यासुकी चांद को पैर पर वो कैसे चढ़ाएगी। तो क्या हुआ कि चौकीदार के छप्पर मतलब चौकीदार के घर की तरफ भागी और उसने क्या किया कि एक सीढ़ी घसीटती हुई ले आई और उसे क्या किया कि पेड़ के तने के सहारे ऐसे लगा दिया जिससे कि वह क्या करे कि डायरेक्ट दो शिखा मतलब जिसके सहारे वो चढ़ के बैठती थी ना, उस डाली तक पहुँच जाए। वह फुर्ती से क्या हुई कि ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लिया ताकि वो गिरे ना, जैसे कि यासुकी चांद चढ़े तो गिरे ना, इसलिए उतर के क्या किया उसने कि दोनों ओर से सीढ़ी को पकड़ लिया। बोला कि अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो, यासुकी चांद को तृतीय चांद ने कहा। यासुकी चांद के हाथ इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। इस पर तृतीय चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को पीछे से धकियाने लगी। पर तृतीय चांद थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया और हताश से सिर झुका के खड़ा हो गया। तृतीय चांद को पहली बार लगा कि काम इतना आसान नहीं है जितना वह सोचकर बैठी थी। अब क्या करे वह। अब क्या हुआ कि यासुकी चांद के पैरों में तो पोलियो था, तो अब क्या हुआ कि उसके हाथ पर तो मजबूत नहीं थे कि वो सीढ़ी पकड़ के आराम से चढ़ ले। उसके हाथ पर तो कमज़ोर थे और क्या हुआ कि सीढ़ी को बिना पकड़े तो आप ऊपर चढ़ नहीं सकते हो, लेकिन उसके हाथ इतने मजबूत नहीं थे कि सीढ़ी पकड़ के वो ऊपर चढ़ पाए। इस पर क्या हुआ कि तृतीय चांद नीचे उतर आई। वो क्या की थी कि ऊपर चढ़कर सीढ़ी को मजबूती से पकड़ ली थी कि ताकि जब वो उसका दोस्त ऊपर चढ़े तो गिरे नहीं। लेकिन यासुकी चांद क्या हुआ, नहीं चढ़ पा रहा था। अब क्या हुआ कि तृतीय चांद नीचे उतर आई और यासुकी चांद को क्या की कि पीछे से धक्का देने लगी कि उसे ऊपर चढ़ने में सपोर्ट मिले। लेकिन तृतीय चांद क्या थी, छोटी सी नाजुक सी थी, इससे अधिक सहायता वो कुछ नहीं कर सकती थी। यासुकी चांद ने क्या किया कि अपना पैर सीढ़ी से हटा लिया क्योंकि उसे लगा कि अब वो नहीं चढ़ पाएगा, ठीक है। और वो बहुत ही बेचारा हताश हो गया। उसे थोड़ी देर के लिए लगा कि वो जो सपना पेड़ पर देखने का सोच रहा है वो नहीं पूरा हो पाएगा, ठीक है। और तृतीय चांद भी समझ गई कि वो ये काम जितना उसे आसान लग रहा था वो इतना आसान है नहीं। यासुकी चांद उसके पैर पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। यासुकी चांद में भी उत्साह था। तृतीय चांद उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तृतीय चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। अब क्या हुआ कि यासुकी चांद को तो पेड़ पर चढ़ने की बहुत हार्दिक इच्छा थी और वो इच्छा टूट गई। अब क्या हुआ, यासुकी चांद में जो उत्साह था वो टूट गया। तृतीय चांद जब उसके सामने गई तो बेचारा का हताश चेहरा देखकर उसे रहा नहीं गया। उसने क्या किया, अपने गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाकर अपने दोस्त यासुकी चांद को हंसने का कारण देने लग गई। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्वाशिका तक पहुँच रही थी। देखो अब क्या हुआ कि वो हार नहीं मान रही थी। बेटा देखो, हमें इस कहानी से ये भी सीख मिल रही है कि किसी भी काम के लिए हमें हार नहीं मानना चाहिए। अगर हम लोग कुछ काम करने के लिए सोच लें तो हम कहीं ना कहीं से वो काम का जुगाड़ हो ही जाता है। देखो जैसे इसने तृतीय चांद ने जुगाड़ लगाई, इसने क्या किया कि फिर से चौकीदार के छत पर की ओर गई और हर एक चीज़ को लट पलट कर देखा। फिर उसे एक ऐसी सीढ़ी मिली जो 3 पैरों वाली थी। अब क्या हुआ कि वो घसीट के लाई। उसी शक्ति पे अपनी हैरानी हो रही थी कि वो कैसे इतनी आसानी से घसीट के ले आई। अब क्या हुआ कि ये जो तिपाई थी वो क्या हुआ कि वो डायरेक्ट ऊपरी मोटी डाली तक पहुंच रही थी। तो उसने कहा कि देखो, अब डरना मत। उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। अब उसने क्या किया, यासुकी चांद के मन में उत्साह बढ़ने लगी कि देखो अब मत डरना, एकदम ये सीढ़ी पहले जैसी नहीं है, वो हिलेगी नहीं, तुम आराम से चढ़ जाओगे। बड़ी बहन जैसे किसी छोटे भाई को डांटती है ना और बोलती है कि चलो ये काम करो, इसी तरह तृतीय चांद ने भी यासुकी चांद को डांटते हुए कहा।
यास्की चांद ने घबरा कर तिपाही सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्यो चांद की ओर देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। क्या हुआ कि गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, बहुत गर्मियों के दिन। तो क्या हुआ कि यास्की चांद ने घबरा कर वो तीन पैरों वाली सीढ़ी को देखा और तोत्यो चांद को देखा, जो कि पसीने से तरबतर हो रही थी। उससे क्या हुआ, काफ़ी पसीना आ रहा था, है ना, क्योंकि उतनी बस गर्मी में वो सीढ़ी को घसीट कर बार बार ला रही थी, तो पसीना तो होगा ही ना बेटा। फिर उसने पैर की ओर देखा। अब उसने निश्चय के साथ पाँव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। उसने सोचा कि आज तो मैं इस पेड़ पर चढ़ कर ही रहूँगा। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता न चला कि कितना समय यास्की चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। तो अपने हाथों से तोत्यो चांद उसके पिछले हिस्सों को भी स्थिर करती रही। देखो, जैसे आप फोटो में भी देख रहे हो कि देखो तोत्यो चांद यासुकी चांद को पीछे से कैसे धक्का दे रही है, ताकि उसका डगमगाए ना पर वो आराम से चढ़ जाए। क्या हुआ कि पसीने से दोनों तरबतर थे, और उन सीढ़ी पे चढ़ने में यासुकी चांद को कितना समय लगा और कितनी गर्मी पड़ रही है, कितनी, इसका दोनों को बिल्कुल परवाह नहीं था, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इस बात पे था कि यासुकी चांद कैसे भी सीढ़ी को पार करते हुए पेड़ के ऊपर चढ़ जाए। जब आप कोई काम करने जाते हो ना बेटा, तो कोई गर्मी सर्दी महसूस नहीं होती। अगर आप का मन किसी काम में लग जाए ना, फिर कितना समय बीत जाए आपको पता ही नहीं चलता। ये ऐसा ही यासुकी चांद और तोत्यो चांद के साथ भी हो रहा। देखो, आप फोटो में देख पा रहे होगे कि यासुकी चांद को तोत्यो चांद पीछे से भी कवर अप करे, ताकि वो डगमगाए नहीं और आराम से ऊपर चढ़ जाए। अब क्या हुआ कि यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर तक पहुंच गया। आखिर क्या हुआ कि यासुकी चांद को ऊपर चढ़ने में सफलता मिल गई। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तोत्यो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्वारशिखा पर पहुंच गई, पर यासुकी चांद को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तोत्यो चांद की ओर ताकने लगा। तोत्यो चांद की रुलाई छूटने लग गई। उसने चाहा कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। दो क्या हुआ कि यासुकी चांद सीढ़ी तक तो चढ़ गया, लेकिन क्या होगा कि सीढ़ी पर से उसे पेड़ पर जंप तो करना पड़ेगा। इसके लिए भी तो पैरों और हाथ का मजबूत होना ज़रूरी है। लेकिन क्या हुआ कि तोत्यो चांद तो सीढ़ी से पेड़ पर जंप कर गई, लेकिन यासुकी चांद नहीं कर पा रहा था। अब यासुकी चांद को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही है, सारा कोशिश उसका बेकार हो गया। ऐसा उसे बहुत उसकी तोत्यो चांद की अब क्या हुई, रुलाई छूटने लगी। पर वह रोई नहीं। उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने यासुकी चांद का पोलियो से पिचकी और अकरी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पैर पर खींचने की कोशिश करती हूँ। यासुकी चांद को तोत्यो चांद पर पूरा भरोसा था, और वह खुद भी यासुकी चांद के लिए भारी खतरा उठा रही थी। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चांद को खींचने लगी। बेटा, इस पैराग्राफ में आपको एक दोस्त का दोस्त पे कितना विश्वास होता है ये भी देखने को मिलेगा, और एक दोस्त एक दूसरे दोस्त की इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है, ये भी आपको पता चलता है। देखो, क्या हुआ कि उसका मन बहुत रोने का कर रहा था, लेकिन वो रोई नहीं, क्योंकि उसको लगा था कि अगर वो रोएगी तो यासुकी चांद भी रो पड़ेगा। उसने क्या किया कि यासुकी चांद का वो जो पोलियो वाला वो अकड़ी हुई जो उंगलियाँ थी ना, अपने हाथ में पकड़ लिया और बोलती है कि तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें ऊपर से खींचूंगी। और यासुकी चांद को देखो, तो अपने दोस्त तोत्यो चांद पे पूरा भरोसा था। वो गिर भी तो सकता था ना अगर वो लेटता तो, लेकिन उसने सोचा कि जब तोत्यो चांद मेरे लिए इतना खतरा उठा रही है, मुझसे छोटी है और मुझे ऊपर खींचने की कोशिश कर रही है, तो मैं क्यों साथ ना दूँ। तो उसने भी साथ दिया, और तोत्यो चांद ने क्या हुआ कि अपने नन्हे नन्हे हाथों से यासुकी चांद को ऊपर खींचने लग गई। काफ़ी मेहनत के बाद दोनों पैर की द्वारशिखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोत्यो चांद ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है। यासुकी चांद डाल के सहारे खड़ा था। कुछ झिझकता हुआ वो मुस्कुराया। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। अब देखो, बहुत मेहनत करने के बाद दोनों पैर की द्वारशिखा पे थे, मतलब मोटी डाल पर बैठे हुए थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे से हटाते हुए तोत्यो चांद ने अब अपने दोस्त से कहा कि मेरे पैर पर तुम्हारा स्वागत है।
यास्की चान भी झिझकता हुआ मुस्कुराया और बोला कि जैसे कि मैंने बताया ना कि जब एक बच्चा दूसरे बच्चे के पेड़ पे चढ़ता था तो पूछ कर अंदर जाता था, तो उसने भी अपने दोस्त से पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उस दिन यास्की चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यास्की चान ने खुश होते हुए कहा कि बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। देखो क्या हुआ कि पहला बार पहले ये यास्की चान क्या था, पेड़ पर पहली बार चढ़ा था न, उसे बड़ा मज़ा आ रहा था पेड़ पर बैठ कर नीचे आते जाते लोगों को देखने में, दुनिया कैसी नज़र आती है पेड़ पर से। ये एक्सपीरियंस उसके लिए बिल्कुल नया था, वो बहुत खुश हो रहा था। फिर उन पेड़ पर बैठे हुए उन्होंने बहुत देर तक इधर उधर की गप्पे लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है टेलीविज़न। यास्की चान उमंग से भरा हुआ बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आ जाएगी तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डब्बे जैसा होता है। देखो मैं बता रही हूँ कि ये कहानी तो बहुत पहले की है ना, उस समय टेलीविज़न के बारे में सबको नहीं पता था। तो यास्की चान तोते चान को बता रहा है कि अमेरिका में उसकी एक दीदी है, उसने कहा है कि एक टेलीविज़न होता है जो डब्बे जैसा होता है और उसमें हम लोग घर बैठे बैठे सुमो कुश्ती, आप जानते हो ना जापान का सुमो कुश्ती बहुत विख्यात है, तो वो बैठे बैठे देख सकेंगे। ऐसा वो तो यास्की चान तोते चान को बताता है। तोते चान उस समय तोते चान उस समय ये तो ना समझ पाई कि यास्की चान के लिए जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, घर बैठे चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे। वह तो यह ही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डब्बे में कैसे समा जाएगा, उनका आकार तो बहुत बड़ा होता है। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी। क्या हुआ कि वो तोते चान उस समय टीवी का उतना सबको नहीं पता था, तो तोते चान को नहीं समझ पा रही थी कि घर बैठे बैठे हम लोग कैसे टीवी पे देख सकेंगे कुश्ती। जो सुमो पहलवान होते हैं तो बहुत बड़े होते हैं, मोटे होते हैं, तो वो घर में रखे एक डब्बे में कैसे समा जाएंगे, इतना वो इमेजिन नहीं कर पा रही थी। लेकिन उसे बात बड़ी लुभावनी लगी। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पल यास्की चान ने तोते चान को उसके बारे में बताया था, तो तोते चान को पहली बार टेलीविज़न के बारे में उसके दोस्त यास्की चान ने बताया था। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यास्की चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। बेटा देखो, एक दोस्त ने अपने एक दोस्त की मदद की, उसे एक नई दुनिया दिखाई। शायद ये फर्स्ट और लास्ट टाइम था जब यास्की चान पेड़ पर चढ़ा हुआ था और इतना खुश था, है ना। तो हमें बेटा हमेशा अपनी खुशियों का ख्याल नहीं करना चाहिए, कभी दूसरे के खुशियों का भी ख्याल करना चाहिए। तब आपको पता चलेगा कि सही मायने में खुशी क्या होता है ना। इस पाठ से आपको क्या सीख मिली बताओ बेटा। कि मान लो कोई पोलियो से ग्रसित है, या हर बच्चे में अलग अलग कुछ कमी होती है, तो हमें उसकी कमी का मजाक नहीं उड़ाना है ना। हमें उस कमी को उसका ताकत बनाना है, उसे भी अपने बराबर का दर्जा देना है, और उसके मन में ये भावना जगानी है कि जो काम हम कर सकते हैं वो भी कर सकता है, वो भी किसी से कम नहीं है। देखो तृतीय चांद का मैत्रीपूर्ण व्यवहार, उसका शिष्टता, उसका साहस, उसका आत्मविश्वास, वो अपने दोस्त को एक नया दुनिया दिखाने में सफल हो गई ना। तो बेटा इस पाठ से आपने क्या सीखा कि हमें भी अपने दोस्तों की, चाहे वो कोई सी भी कमी से सफ़र कर रहा हो, उसकी हर हालत में क्या करनी चाहिए, हमें भी मदद करनी चाहिए। चलो अब पहले मैं थोड़ा इसके हार्डवर्ड से बोल देती हूँ। सभागार होता है का अर्थ होता है सभा करने का स्थान, ठीक है। जहाँ हम लोग मान लो आपको जहाँ पे आप कुछ डिस्कशन करते हो, जैसे आपका असेंबली वाला भवन कैसे होता है, वही, ठीक है। फिर द्विशिखा मतलब दो डालियों वाली, जो है ना, दो शिखा तक पेड़ की डालियाँ तक जहाँ तक सीढ़ी पहुँच रही थी, मतलब दो डाली वाला जगह जहाँ पे आदमी आराम से बैठ सके। उल्लास का अर्थ होता है खुशी या हर्ष। तरबतर का अर्थ होता है बहुत तरबतर है, मतलब बहुत अधिक भींगा हुआ है। सिर्फ पानी से नहीं, आप पसीने से भी तरबतर हो सकते हो, खुशी से भी तरबतर हो सकते हो। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा किसी से भीग जाते हो ना, तो उसको तरबतर बोलते हैं, मतलब अधिक भींगा हुआ। शिविर का अर्थ होता है कैंप या खेमा। शिष्टता का अर्थ होता है अच्छे आचरण के साथ। हताश का अर्थ होता है निराश। तो यास्की चान हताश हो गया था ना, कि मतलब वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाएगा, उसी सेंस में यूज किया गया है। उमंग का अर्थ होता है जोश या उल्लास।
न्योता का अर्थ होता है निमंत्रण। मतलब आप किसी को जब अपने घर इनविटेशन देते हो ना, तो उसको हिंदी में न्योता बोलते हैं। उत्तेजित का अर्थ होता है जोश से भरा हुआ, और हार्दिक का अर्थ होता है दिल से। जब आप किसी को दिल से बुलाते हो तो उसे हार्दिक कहते हैं, बोलते हैं ना हार्टली इनवाइटेड इंग्लिश में, वही। लुभावनी का अर्थ होता है मन को अच्छी लगने वाली। ठीक है, आप बताओ कि आपको ये कहानी कैसी लगी, अच्छी लगी ना? इस कहानी से जो सीख मिली है याद रखोगे ना? अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके बेटा, चलो बाय।